आइए आज देखते हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 9 बल तथा गति के नियम। हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत सारी चीजें गति करती रहती है और बहुत सारे चीजों को की गति को रोका जाता है। आखिर इस प्रकार से क्यों होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में जानेंगे। सबसे पहले हम जानें कि बल है क्या और गति के बारे में आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। गति किसी भी वस्तु में समय के साथ यदि स्थानीय परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। और गति द्वारा तय दूरी होती है। दूरी को हम लोग किस तरह से दूरी तय होती है, इसका किस प्रकार से परिमाण बढ़ता है घटता है, इस सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। अभी इसमें बल और गति के बीच में संबंध को स्थापित करेंगे। बल क्या है? बल वह कारक है जो गति उत्पन्न करता है। हम लोग देखते हैं कोई चलती हुई वस्तु रुक जाती है। रुकने की क्या है? रुका क्यों? कोई बल कार्य किया जिस बल के कारण वह रुक गया। यदि कोई वस्तु स्थिर है और वो चलने लगी यानी गतिशील हो गया, तो स्थिर वस्तु गतिशील हुआ, इसके पीछे भी एक कारक था, वह था बल के द्वारा ही वह गतिशील हुआ। तो बल वह कारक है जो गति की किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करता है। हम लोग देखे होंगे स्प्रिंग को हम लोग जो बल लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं बल हटाते ही वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। शीशा पर बल लगाने के बाद वह बड़ा या छोटा नहीं होता, वह टूट जाता है। इस तरह से बल आकृति में परिवर्तन लाया, स्थिति में परिवर्तन लाया, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाया। तो बल वह कारक है जो किसी भी पिंड की स्थिति, प्रकृति या अवस्था में परिवर्तन लाता है। आइए हम लोग देखते हैं। बल दो तरह के होते हैं। बल का दो प्रकार है। एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। संतुलित बल से क्या होता है, असंतुलित बल से क्या होता है? यह मान लिया कि एक कोई पिंड है, इस पिंड पर 5 न्यूटन का बल इधर क्यों लगाते हैं और 5 न्यूटन का ही बल इधर क्यों लगाते हैं। दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन का बल लगता है। तो यह इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी गति नहीं होगी, कोई भी अंतर नहीं होगा। ये दोनों तरफ 5 न्यूटन का बल दाएं तरफ और 5 बाएं तरफ लगता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। लेकिन यदि यहां पर इधर से 4 न्यूटन का बल लगता है इधर की ओर और 5 न्यूटन का बल उधर लगता है तो ये असंतुलित बल हो गया। क्यों? क्योंकि इधर कम खींचा रहा है, उधर ज्यादा खींच रहा है, अर्थात गति इधर की ओर हो जाएगा और असंतुलित बल ही हो जाएगा। असंतुलित बल, यदि दो बल एक समान होते हैं तो संतुलित, दो विपरीत बल एक समान नहीं होते तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। और बल से ही गति होती है और असंतुलित बल को ही हम लोग पढ़ेंगे। संतुलित बल से कोई गति नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगी, कोई आकार में स्थिति में अंतर नहीं पड़ेगा। तो आइए असंतुलित बल को ही हम लोग जाने। असंतुलित बल से क्या होता है? गति उत्पन्न होती है और इस गति को एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन ने गति का नियम बनाए। गति के 3 नियम बनाए हैं। प्रथम नियम इस तरह से है, जब तक किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता, बाह्य असंतुलित बल
कार्य नहीं करता तब तक वह एक समान स्थिति या गति की अवस्था को बनाए रखता है। और इसमें देखते हैं हम लोग, जब तक किसी पिंड पर कोई वाह्य वास्तविक बल कार्य नहीं करता, मान कोई भी पिंड है, यदि मान लिया कि कुर्सी रखी हुई है तो वह तब तक रखा रहेगा, तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल का, अभी हम बताए असंतुलित बल द्वारा ही परिवर्तन होता है, संतुलित बल से कोई परिवर्तन नहीं। तो असंतुलित बल कार्य नहीं करता, वो एक समान स्थिति में स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और गतिशील है तो गतिशील रहेगा। अब इसके अनुसार से यदि एक गेंद लुढ़क रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है, तो गति ही करता रहे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि गति की अवस्था को बनाए रखता है। तो लेकिन हम देखते हैं कि गेंद हम लुढ़क रहा है, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? उसके पीछे कोई बल कार्य करता है। वह बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, घर्षण बल होता है, और वायु का दाब होता है। इसके कारण वो रुक जाता है। यदि वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ना करे, कोई घर्षण बल कार्य नहीं करे, वायु का दाब वहां ना हो, तो वह गेंद जो गतिशील है वो गतिशील हमेशा गतिशील रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। और स्थिर अवस्था तो हम जानते ही है कि यदि कुर्सी स्थिर है तो जब तक उसमें बल नहीं लगाएंगे वह स्थिर ही रहेगा। तो पहला नियम है कि कोई पिंड तब तक वह कोई परिवर्तन नहीं होता वह जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाई नहीं करता। ये जड़त्व का नियम, जड़त्व भी यही है। जड़त्व का नियम भी इसी तरह का है। जड़त्व का नियम में लिखता है कि हर एक वस्तु या हर एक पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। हर एक पिंड या वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, या अपनी अवस्था पूर्व अवस्था में बना रखता है। सबका अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात वो यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, विरोध करता है। हम लोग देखते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं उस समय बॉल जो आ रहा है उसको रुकना नहीं चाहता है। उसको यदि हम हाथ से रोकते हैं तो हाथ पर वो झटका मारता है, चोट मारता है। तो इस चोट क्यों मारा? क्योंकि वो रुकना नहीं चाहता था, हम लोग जबरदस्ती रोके। तो उसको रोकने के लिए हमें एक्स्ट्रा बल की आवश्यकता पड़ी, बल लगाना पड़ा, क्योंकि वह नियम क्या कह रहा है कि वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस तरह से न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। तो पहला नियम हो गया, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। दोनों दूसरा और तीसरा से हम लोग बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें को समझा जाता है। आइए द्वितीय नियम समझते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम है, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है, बाह्य मीन्स बाहर से, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है, अभी हम असंतुलित बल को बता चुके हैं, असंतुलित बल कार्य करता है, तो पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। इसको कैसे समझते हैं? माना कि बल F है, द्रव्यमान M और त्वरण A है, तो क्या होगा? इसके अनुसार से है कि भी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य करता है, माने जब बल F लगा तो पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? A बल के समानुपाती होता है। A वर्सेस M, इस A वर्सेस F बल के समानुपाती होता है। माने वर्सेस क्या है? इसको वर्सेस को समानुपाती भी बोलते हैं। इसको किताब में इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से 0 और थोड़ा छोटा सा C लिखा हुआ है। इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं वर्सेस A वर्सेस F। त्वरण बल के समानुपाती होता है और त्वरण किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? 1/m। 1/m क्यों हुआ? m का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये 1/m के समानुपाती। इसीलिए A = F/m, या F यदि इधर ले आए तो F बराबर क्या हो गया? m × A। ये हम लोग बल का फॉर्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। यह एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया द्वितीय नियम से मिल गया हम लोग को बल का फॉर्मूला मिल गया, F बराबर m × A। आइए तीसरा नियम को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से। हम लोग गति का तीसरे नियम भी बोल सकते हैं, न्यूटन गति के तीसरे नियम बोल सकते हैं, या न्यूटन के सकते हैं। तृतीय नियम में है किसी भी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। किसी भी क्रिया विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होती है। जो परिमाण है बराबर है दिशा में विपरीत होती है। किसी भी क्रिया विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण है बराबर है दिशा में विपरीत होती है। अब इसके मतलब है कि यदि हम आगे जाते हैं तो एक क्रिया आगे जाने की क्रिया हुई, तो जो आगे जाने की क्रिया हुई तो एक क्रिया प्रतिक्रिया उसके विपरीत होगी, अर्थात पीछे की ओर भी एक बल लगेगा, विपरीत दिशा में बल। जैसे हम लोग देखते हैं किसी भी कागज पर जब लिखते हैं तो लिखने के लिए जितना बल हम लोग कलम से कागज पर लगाते हैं, कागज द्वारा भी उतना ही बल हमारे कलम पर लगाया जाता है, तभी हम लिख पाते हैं। बिना प्रतिक्रिया क्रिया नहीं होगा, जब भी क्रिया हो रही है वहां प्रतिक्रिया अवश्य होगी। हम लोग एक धागे में कागज को लटका दें और उस पर लिखने की कोशिश करें, नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि जितना बल हमारा कागज कलम द्वारा कागज पर लगाया गया, कागज उतना बल वापस नहीं लगाएगा। तो कागज यदि बल हमारे कलम पर नहीं लगाया, इसलिए हम लोग नहीं लिख पाए। हम लोग देखे होंगे फिसलन वाली जगह पर नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिसलन वाली जगह पर जितना हमारा पैर द्वारा बल पृथ्वी पर लगाया गया, पृथ्वी भी द्वारा भी उतना ही बल हमारे पैर पर लगाया जाना था, लेकिन फिसलन वाली जगह पर उतना बल नहीं लगा पाता, इसलिए हम लोग चल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। बालू में हम लोग का चलना कठिन होता है। क्यों? बालू में जितना बल
जितनी गति से हम लोग बल बालों के ऊपर लगाते हैं उतनी तेजी से उतनी ही गति से बल हमारा पैर बालों नहीं लगा पाता, वो धीमी गति से लगाता है, इसलिए हम चलने की गति हमारी की धीमी हो जाती है। कोई भी प्रतिक्रिया तभी होती है जब उसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक गोली आगे की ओर छूटती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, पीछे की ओर धक्का देती है तो आगे की ओर जाती है। हम लोग नाव देखे हैं चलाते हुए, नाव में क्या होता है, नाविक एक डंडा होता है जिसको पतवार कहते हैं, उससे आगे की ओर वो झटका देता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। जब तक वो आगे की ओर जो नहीं झटका देगा, आगे की ओर क्रिया नहीं करेगा, तब तक पीछे की ओर प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाव जाता है। तो इसमें हो गया तृतीय नियम में किसी भी क्रिया विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण है बराबर परंतु दिशा विपरीत होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही रेखा में कार्य करते हैं, क्रिया तथा प्रतिक्रिया ये दोनों का रेखा एक ही होगा, प्रतिक्रिया एक ही सरल रेखा में कार्य करते हैं, अर्थात ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एक ही सरल रेखा में होगा। कार्य करता है। अब हम जैसे मान लिया कि हम लगाते हैं पूरब की दिशा में तो सीधा उसका प्रतिक्रिया पश्चिम की दिशा में होगा। यदि हमें ऊपर जाना है तो एक प्रतिक्रिया नीचे की ओर होगा, आगे जाना है तो एक पीछे की ओर प्रतिक्रिया होगा, और दोनों का जो है एक सरल रेखा होगा, सीधा रेखा में काम करेगा वो। तो तृतीय नियम हो गया। अब हम लोग इसी गेम में से कुछ और जुड़े हुए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इससे हम लोग देखते हैं, मान लिया एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरी का द्रव्यमान m2 है। पहला u1 से वेग से चल रहा है और m2 जो है u2 वेग से चल रहा है। लास्ट में मान लीजिए दोनों टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद पहला का वेग हो जाता है v1 और दूसरे का हो जाता है v2। तब यहाँ फॉर्मूला होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। माने इसको m1 u1 क्या हो गया, ये पहला संवेग होगा टक्कर के पहले संवेग, और ये हो गया टक्कर के बाद का संवेग, यानी दोनों बराबर होगा, पर जितना क्रिया होगी उतना ही प्रतिक्रिया होगी। तो हम लोग अब देखते हैं एक घोड़ा जितना बल पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी भी उतना ही बल लगाता है गाड़ी पर, घोड़ा पर, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान m अधिक है और घोड़ा गाड़ी का द्रव्यमान m कम है। तो पृथ्वी का ज्यादा होने के कारण पृथ्वी द्वारा जितना बल लगाया गया उतना ही घोड़ा गाड़ी पर लगा, लेकिन घोड़ा गाड़ी का द्रव्यमान कम था इसलिए वो गतिशील हो गया, लेकिन पृथ्वी गतिशील नहीं हुई। हम लोग इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। जब गाड़ी अचानक चल पड़ती है, जब बस या ट्रेन अचानक चल पड़ती है तो उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? देखिए, जैसे ही यहाँ इस तरह समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही कोई गाड़ी पर आदमी खड़ा है या बैठा हो, जैसे ही गाड़ी खड़ा है अचानक चल पड़ती है तो पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जैसे ही वो चल पड़ा, मान लीजिए इस तरह से खड़ा है और ये चल पड़ा, तो नीचे का भाग गाड़ी के साथ जुड़ा होने के कारण गाड़ी के साथ गतिशील हो गया, लेकिन ऊपर का भाग जो है वो अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार ऊपर की अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात ये जो है सिर यहीं पर रहना चाहता है और पैर यहाँ नीचे से गतिशील कर जाता है, इसलिए वह पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक दूसरी तरफ जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है तो गाड़ी में ब्रेक लगने के कारण क्या होता है, नीचे का भाग रुक जाता है जो गाड़ी के साथ में है, लेकिन ऊपर का भाग जो गतिशील है वो गति को बनाए रखता है, इसलिए वो आगे चला जाता है और आगे की ओर गिरता है। सामान को भी इसीलिए बांधना पड़ता है, क्योंकि यदि ब्रेक लगेगा तो जब गाड़ी चल रही है उस ऐसी स्थिति में गाड़ी का वेग और सामान का वेग बराबर है। जैसे ही गाड़ी
रुकती है तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन सामान उतनी ही गति में आगे बढ़ता रहता है, अतः सामान आगे फेंका जाएगा। तो ये है नियम। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, और वीडियो में हम लोग को कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करनी होती है। डिटेल्स इसको अपना जानकारी के लिए पाठ को पढ़ें, समझें, और जो व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन आंसर भेजे गए हैं उसको याद करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।